गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रोग्रामिंग सी में पढ़ा हुआ था कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस। इसके साथ साथ मैंने एक प्रोग्राम भी आपको बना के दिखाया था और बायोडाटा के लिए आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोला भी था और स्क्रीनशॉट भेजने के लिए भी बोला था, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। ट्राई करिए, आप लोग कोशिश करिए कि बायोडाटा का प्रोग्राम आप बना सकें और उसकी स्क्रीनशॉट भेजें। ओके, आज हम आगे पढ़ते हुए सी टोकन्स में कीवर्ड्स आइडेंटिफायर के बाद कांस्टेंट को सीखेंगे और एक प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको चलाना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सी टोकन्स की ये दो कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। अब जो हमको कंपोनेंट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? कांस्टेंट। आज जो हमारा कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? कांस्टेंट। हम कीवर्ड और आइडेंटिफायर पढ़ चुके हैं, तो आइए। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट रिफर टू फिक्स वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट अल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट जो होते हैं फिक्स वैल्यू होते हैं, इनको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय यानी कि जब प्रोग्राम रन होता है उस समय हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्टर मीन्स चेंज करना, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय कांस्टेंट को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होते हैं, प्रोग्राम को रन करते समय इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। दीज फिक्स वैल्यू आर आल्सो कॉल्ड लिटरल, और इस फिक्स वैल्यू को क्या कहा जाता है? लिटरल्स भी कहते हैं। दीज फिक्स वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। ये जो वैल्यूज होती हैं फिक्स, इनको हम किस नाम से जानते हैं? लिटरल नाम से भी जानते हैं। अब कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे आप ध्यान दें। कांस्टेंट जो है मेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सेकेंडरी कांस्टेंट और एक आपका प्राइमरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में यदि सेकेंडरी की बात मैं करूं तो पॉइंटर हुआ, अरे हुआ, स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, इनम हुआ, ईटीसी। ये सभी अभी हम आगे सीखेंगे। पॉइंटर क्या होता है, अरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इनम क्या होता है, एक एक करके इनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल हमको यूज करना है वो प्राइमरी कांस्टेंट यूज करना है। प्राइमरी कांस्टेंट में दो प्रकार के कांस्टेंट हैं, एक तो आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट हुआ और एक आपका नॉन न्यूमेरिक। ओके, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स जिसमें नंबर हो, नॉन न्यूमेरिक का मतलब है जिसमें नंबर ना। फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट दो तरीके के हुए, इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा हुआ रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें दशमलव वाली वैल्यू स्टोर ना, इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं तीन प्रकार के यूज किए जाते हैं। डेसिमल नंबर, आप जानते हैं डेसिमल 0 to 9 जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है। कोई भी नंबर हम 0 to 9 के बीच में प्लस माइनस में लिख सकते हैं, जैसे 400 ये लिखा हुआ, माइनस में 0, ये सारे क्या कहलाएंगे? डेसिमल नंबर कहलाएंगे और किसके अंतर्गत आते हैं? इंटीजर कांस्टेंट के अंतर्गत। इसी प्रकार से सी लैंग्वेज में ऑक्टल नंबर भी यूज किया जा सकता है। आप डिजिटल पढ़ रहे हैं, आपके नंबर जानते होंगे 0 to 7 आपका क्या होता है? ऑक्टल नंबर। 8 इसका बेस होता है। ओके, 0 to 7, तो इसमें 0 to 7 से ही वैल्यू मिलेगी। 2, 3, 5, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 9 नहीं हो सकते, बाकी सारे नंबर इसमें हो सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है,
आप डेसिमल नंबर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए आपको कोई भी यदि नंबर लिखते हैं तो उसके पहले आपको जीरो लगाना पड़ेगा। ये इसकी पहचान होती है। यदि जीरो लगा के आप नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो ऑक्टल नंबर माना जाएगा। यदि आप जीरो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में डिफरेंस करना होगा। डेसिमल नंबर भी वही होता है और ऑक्टल नंबर भी वही होता है। 2-3 डेसिमल भी हो सकता है और 2-3 आपका ऑक्टल भी हो सकता है। तो कंपाइलर डिफरेंस किस बेस पे करेगा? यदि 2-3 के पहले या कोई भी नंबर है उसके पहले यदि जीरो लगा है उसको क्या मानेगा, ऑक्टल नंबर। यदि जीरो नहीं लगा है तो क्या मानेगा उसको, डेसिमल नंबर। ये ध्यान देना। और 8-9 तो अलग ही होंगे। ओके। हेक्साडेसिमल, यही कहानी हेक्साडेसिमल के साथ है। हेक्साडेसिमल आप जानते हैं 0 to आपका जो 10 तक होता है, इसके बाद ABCD फिर चालू हो जाती है। आप ये डिजिटल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे करता है, इसके लिए आपको 0x, यदि 0x लिखा है तो क्या माना जाएगा, हेक्साडेसिमल। 0x स्मॉल में भी हो सकता है और कैपिटल में भी हो सकता है। यदि 0x है तो हेक्साडेसिमल है, यदि 0 लगा हुआ है तो ऑक्टल है, यदि इनमें से कुछ नहीं लगा तो हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, तो फिर वो क्या कहला जाएगा, आपका डेसिमल नंबर कहला जाएगा। यानी कि आप समझ गए, यदि 0 लगाते हैं तो ऑक्टल नंबर बनता है, यानी कि इसमें 0 लगाना जरूरी है ऑक्टल में, और हेक्साडेसिमल में क्या लगाना जरूरी है, 0x। आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल पे दी रहा है 0x 0x 0x। इसमें आप देखेंगे 0 0 0 और इसमें देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं लगी हुई है। ओके, तो ये तीनों पार्ट हमारे किसके हुए, इंटीजर के हुए। ओके, नेक्स्ट आता है रियल। रियल मतलब दशमलव वाली वैल्यू के लिए यूज करने के लिए कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोला जाता है। रियल में दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और साइंटिफिक। फिक्स्ड का मतलब है कि आप सीधा वैल्यू यूज कर सकते हैं, दशमलव के बाद जितना देंगे 2, 3, 0.45 जितना भी आप देंगे। ये देखिए -7, 8.2, 0.00, ये सारे आप। और साइंटिफिक का मतलब है कि हम पूरी वैल्यू में लिख के एक्सपोनेंटेशन फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंटेशन आप जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। उसमें हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, ई। ये देखिए E-8, इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, रियल नंबर को। लेकिन ये दोनों, रियल नंबर का मतलब है दशमलव वाली वैल्यू, इंटीजर का मतलब है कि बिना दशमलव वाली वैल्यू। तो जब हमको दशमलव वाली वैल्यू यूज करना है तो रियल कांस्टेंट यूज करेंगे, और जब बिना दशमलव वाली वैल्यू यूज करना है तो हम इंटीजर कांस्टेंट यूज करेंगे। तो ये हमारे कौन से हुए, न्यूमेरिक कांस्टेंट हुए। अब बात करें यदि हम नॉन न्यूमेरिक की, तो नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट दो तरीके के हैं। एक तो आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और एक और आप लिख लीजिएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। यहीं पे मैं दोनों बता देता हूँ, ये स्ट्रिंग भी नॉन न्यूमेरिक के अंतर्गत आती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, एक तो न्यूमेरिक कांस्टेंट, सॉरी नॉन न्यूमेरिक में दो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और एक हो गया आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, सिंगल कांस्टेंट का मतलब होता है सिंगल कोट में यदि कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्पेसिफाई किया जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर। ये हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर होगा और वो भी किसमें होगा, सिंगल कोट में। कैरेक्टर के रूप में नंबर भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, नंबर न मान के इसको क्या माना जाएगा, कैरेक्टर माना जाएगा। तो जब सिंगल कैरेक्टर यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में, और सिंगल कोट में ही यूज किया जाता है
सिंगल कैरेक्टर को, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और जब एक सीक्वेंस में मल्टीपल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं सी लैंग्वेज में। आपको मैंने स्पेशल सिंबल सिखाए थे, ये डबल कोटेशन है। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो, हमने लिखा भी था प्रिंटफ में, आपने देखा है हेलो को हमने किस में लिखा था, डबल कोट में लिखा था। यदि मुझे ओनली वन कैरेक्टर प्रिंट करना होता तो मैं सिंगल कोट भी वहाँ यूज कर सकता था। ऐसे जो भी लिखना है सी के टी, सिंगल डबल कोट में भी कोई नंबर स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं, जैसा लिख देंगे वैसा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंट किस में होंगे, डबल कोट पे ही होंगे। आपको जो देना है वो किस में देना है, डबल कोट पे देना है। आप यदि नंबर भी लिख देते हो ऐसे तो भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा, और किस में कहलाएगा, डबल कोट के अंतर्गत। एक स्ट्रिंग का यूज करके हम उसका कैलकुलेशन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग कभी कैलकुलेट नहीं होती है। और डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, इसको स्टोर करने की अलग प्रोसेस होती है, ये हम सीखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कांस्टेंट जो है प्राइमरी कांस्टेंट बेसिकली दो तरीके के थे, न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो हैं, इंटीजर और रियल कांस्टेंट। इंटीजर मतलब जो वैल्यू होती है बिना दशमलव की, उसको हम तीन तरीके से सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। एक तो डेसिमल के रूप में, और दूसरा आपका ऑक्टल के रूप में, और तीसरा आपका हेक्साडेसिमल के रूप में। और ये बाइनरी तो हो ही सकता है 0-1, क्योंकि कंप्यूटर समझता है 0-1 तो दोनों में आ जाता है। ओके, तो बाकी डिजिटल में आप ये डिटेल में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप वहां से गेट करेंगे डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी। ओके, रियल पॉइंट की बात किया मैंने, तो उसमें दशमलव वाली जब हमको जरूरत होगी, इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। हम कौन सा यूज करते हैं, रियल कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक की यदि मैं बात करूं तो नॉन न्यूमेरिक में हमने दो सीखा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल कोटेशन भी यूज करते हैं, एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोड में यूज करते हैं और ओनली वन ही कैरेक्टर होगा, यदि एक से अधिक कैरेक्टर लिख देते हैं तो स्ट्रिंग माना जाएगा। ओके, तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। ये हमारे कांस्टेंट हुए, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कंप्लीट होता है। यहाँ कीवर्ड भी हम पढ़ चुके, आइडेंटिफायर भी पढ़ चुके, और हम कांस्टेंट भी पढ़ चुके। ओके, स्ट्रिंग भी हमने पढ़ लिया, मैंने अभी पढ़ाया, ये इसी के अंतर्गत मैंने पढ़ा दिया। कांस्टेंट के अंतर्गत ही स्ट्रिंग यूज की जाती है, डबल कोट में हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ओके, स्पेशल सिंबल हम पढ़ चुके थे पहले ही, स्टार्टिंग में मैंने आपको स्पेशल सिंबल पढ़ाया था, याद होगा आपको। ये स्पेशल सिंबल ये आपके पास लिखे हुए हैं, बता दिया था मैंने। तो हमने स्पेशल सिंबल भी पढ़ लिया। ऑपरेटर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये ऑपरेटर जो पाए जाते हैं, ऑपरेटर सिंबल, प्लस, माइनस, इनटू, जो हम यूज कर रहे हैं इस समय डिवीजन प्रोग्राम में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा हमारा एक चैप्टर है ऑपरेटर का, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया, सिंबल्स होते हैं जिनका यूज कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि मैं देखूं तो हमारा आज सी टोकन चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ये देखिए, ये पूरा सी टोकन्स हो गया। कीवर्ड्स हमने पढ़ा, आइडेंटिफायर पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, स्पेशल ऑपरेटर पढ़ लिया हमने, और ऑपरेटर हमको आगे पढ़ना है। स्पेशल सिंबल्स हमने पढ़ लिया और ऑपरेटर हमको आगे पढ़ना। तो सी टोकन यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सी स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ तक के सारे वीडियो देखना है, जितना बताया वो आपको काम पूरा कर लेना है। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पे होगी। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का मतलब यही है कि यदि हम प्रोग्राम बनाने के स्ट्रक्चर समझ गए तो हम बहुत आसानी के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं।
तो अभी तक तो हमने इसके कंपोनेंट में बात किया, जो जो प्रोग्राम में आवश्यक थे उन पे बात किया। अब हम सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए स्ट्रक्चर निर्धारित है और उस स्ट्रक्चर को सीखेंगे कि किस स्ट्रक्चर के तहत हमको प्रोग्राम को बनाना चाहिए। मैंने बोला था कि जिस दिन मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ाऊंगा उसी दिन आपको प्रिंटफ, इंक्लूड, मेन सब कुछ क्लियर है। तो अगली क्लास हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पे ही होगी। ओके, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो कल हमने एक प्रोग्राम भी दिया था, आज फिर मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आइए थोड़ा सा प्रोग्राम पे बात कर लेते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया था, शायद आप लोगों ने चलाया होगा, प्रॉमिस का निकाला था। आज इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी सिर्फ इसमें सब्ट्रैक्शन निकल रहा है, सॉरी सम निकल रहा है, यानी कि दो वैल्यू को हमने जोड़ा है। हम चाहते हैं ये जो दो वैल्यू हैं इन्हीं ये दोनों वैल्यू जुड़ के भी आ जाए, इन्हीं में माइनस भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए और डिवीजन भी आ जाए। तो देखिए इसके लिए कैसे बनाएंगे हम प्रोग्राम को। एक मैं नया प्रोग्राम ही बना देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। एक प्रोग्राम ये मैंने आपको दिया था बायोडाटा को तैयार करने के लिए। आज हम नया प्रोग्राम एक सीखते हैं। A B C। ओके, अभी मैं अलग अलग वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं आज चाहता हूँ ए बी की वैल्यू को जोड़ा भी जाए, उसमें माइनस भी किया जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो। तो जोड़ कर रखने के लिए मैंने सी लिया। ऐसे ही मैं वेरिएबल बढ़ाता जाऊंगा जितनी मुझे आवश्यकता है। सी लिया, एक मैं माइनस के लिए ले लिया, डी, ई मैंने ले लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एफ ले लिया किसके लिए, डिवीजन के लिए। ओके, अब यदि बात करें तो पहले ए की वैल्यू हम निर्धारित कर देंगे। मैंने कोई भी वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं, जो वैल्यू आप देना चाहें। मैंने 100 निर्धारित कर दी। ओके, और बी इक्वल मैंने 200 निर्धारित कर दिया। अब मैं सी इक्वल किया ए प्लस बी, और अब मैंने अलग से एक वेरिएबल लिया हुआ था, ये तो सी मैंने एडिशन के लिए लिया था। एक डी लिया था तो डी इक्वल मैंने कर दिया ए माइनस डी। ओके, अब मैंने ई लिया था, ई में कर दिया ए इंटू बी, इंटू के लिए एच टी का यूज करेंगे। और एफ लिया हुआ था तो एफ में कर दिया ए डिवाइड बाई सी। डिवाइड के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। ये हमारे चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। ए बी की वैल्यू जुड़कर सी में आ जाएगी, ए की माइनस जो भी ए में वैल्यू होगी और बी में वो ए से माइनस हो जाएगी, वो सी एक डी में आ जाएगी। ए बी इंटू होकर मल्टीप्लिकेशन होकर ई में आ जाएंगे, और ए डिवाइड बाई बी ये किस में आ जाएगी, एफ में। अब इन चारों को प्रिंट करना है। मैंने लिखा प्रिंट एफ, और सीधा मैंने लिखा, मैं आज यही डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि a प्लस बी ऐसा लिख कर आया आउटपुट में। मैंने सेम लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज डी।
डबल कोटेशन कामा जिसकी वैल्यू हमको प्रिंट करना है सी। ये मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने लिखा प्रिंटफ। अब देखिए यदि मुझे लाइन चेंज करना है, अलग अलग लाइन पे यदि आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे स्लैश एन लगाना होगा। ए माइनस बी इक्वल टू परसेंटेज डी कामा सी की जगह क्या प्रिंट कराऊंगा मैं डी। माइनस हमारा किसमें आ रहा है डी में। ऐसे ही प्रिंट स्लैश एन ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू परसेंटेज डी कामा, अब मल्टीप्लिकेशन हमारा किसमें आ रहा है ई। ओके, नेक्स्ट प्रिंटफ स्लैश एन ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू परसेंटेज डी कामा, डिवीजन हमारा किसमें आ रहा है एफ में। ओके, इसको क्लोज करेंगे, गेट सी एच लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अल्ट F5 नहीं करना पड़ेगा यदि आप गेट सी एच यूज करते हैं, और क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं, जिससे जितने बार प्रोग्राम हमारा रन होगा उतने बार आउटपुट क्लियर मिलेगा। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम हमने बनाया। ए बी की वैल्यू का जो एडिशन है हमको इसमें प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ प्रिंट किया। ए और बी का माइनस होके जो सब्ट्रैक्शन आएगा डी में, और यहाँ पे डी को हमने प्रिंट कर दिया। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आएगा किसमें ई में, और ई को हमने यहाँ प्रिंट किया। ए और डिवाइड बाई बी डिवीजन आएगा एफ में, और एफ को प्रिंट किया। ओके, और गेट सी एच मैंने लगाया, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, इसको रन किया। 1 एरर चेक करिए, प्रिंट टी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे आपको एरर फाइंड आउट नहीं करना है। यदि कहीं पे एक और प्रॉब्लम से एक ब्रैकेट मैंने पहले लगा दिया था और फिर लग गया था। देखिए ऐसे एरर को हम सॉल्व भी करते हैं। यदि कहीं लिखने में गलती होती है, मिस्टेक होती है, हम ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा तीनों का रिजल्ट मिला। ए और बी की वैल्यू जुड़ गई, कितना आया 300। 100 घटाने पे 200 था और 100 था। मल्टीप्लिकेशन पे 2000, डिवीजन पे 0, क्योंकि ये दशमलव की वैल्यू नहीं देगा। हमने इंटीजर यूज किया है, अभी मैंने समझाया आपको। इंटीजर के अंतर्गत जो यूज होते हैं, डेसिमल हमने यूज किया है, इंट कांस्टेंट यूज किया है, यानी कि दशमलव पॉइंट पे ये नहीं देगा। जब हमको पॉइंट पे लेना होगा उसके लिए हमको रियल कांस्टेंट का यूज करना होगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसी आउटपुट में थोड़ा सा समझिएगा, चेंज करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा, ए और बी लिखा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा ए और बी की कितनी वैल्यू है। 300 आ गई, तो मैं चाहता हूँ ए बी ना करके इनकी वैल्यू लिखी रहे, आगे टोटल आ जाए। ओके, देखिए क्या चेंज करेंगे हम चाहते हैं कि ए की जगह में ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे परसेंटेज डी, और बी की जगह में भी वैल्यू तो परसेंटेज डी। आप किसको पहले प्रिंट कराएंगे, ए को, और फिर बी को, और फिर सी को। पहले वाली डी में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। ए की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 100, और बी की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ आ जाएगा 200, और सी की वैल्यू कितनी होगी एडिशन होने के बाद 300। ऐसे ही मैं तीनों में चेंज कर देता हूं जितने भी स्टेटमेंट हैं। ओके 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 ओके, देखिए सभी में मैंने डी लगा दिया, और यहाँ पे अब वेरिएबल स्पेसिफाई कर देता हूँ। पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, और फिर डी की। ऐसे चेंज करूँगा, पहले डी में ए की वैल्यू, दूसरे डी में बी की वैल्यू, और तीसरे में ई की।
पहले में ए की वैल्यू, दूसरे में बी की, तीसरे में एफ। उसके बाद आप प्रोग्राम रन करेंगे, कंपाइल जरूर करना है। आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमारी जो ए की वैल्यू थी 100, बी की वैल्यू 200, इक्वल दोनों जुड़ गए तो 300। ए की वैल्यू 100 में माइनस हुआ 200 तो -100, 100 और 200 का इंटू हुआ तो 2000, 100 में डिवाइड हुआ 200 तो 0। इस प्रकार से आप आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप आज बनाएंगे और इसको चलाएंगे। यदि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। ओके, मैंने जैसे चेंज करके देखा है वैसे ही आपको भी देखना है। एक बार आपको ए बी प्रिंट करा के देखना है, दूसरी बार वैल्यू को चेंज करके देखना है। ओके, अब इसको हम क्लोज करते हैं। ये देखिए आप, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम का हमको स्ट्रक्चर सीखना है। स्ट्रक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना घर बनाने से पहले मैप। आप जानते हैं मैंने बताया था घर बनाने के लिए हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बनाना भी सीखा, लेकिन अभी तक हमने उसका मैप नहीं सीखा। यानी कि यदि हम नक्शा बनवा लेते हैं घर बनाने के लिए तो उस नक्शे के आधार पर यदि घर बनवाते हैं तो बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। अभी तो हम ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं पे दीवार खड़ी कर दिया, कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बता देता हूँ। जब आपको मैप पता चल जाएगा, उसका एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो बहुत आसानी के साथ आप प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे और उस स्ट्रक्चर पे ही आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो बताया उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बताना। ओके, तो आज का वीडियो यही क्लोज करें। थैंक यू।